दुनिया में एक से बढ़कर एक ठगों का इतिहास रहा है, लेकिन भारत के बिहार में एक ऐसा ठग हुआ जिसके नाम से लेकर मौत की तारीख तक सब कुछ नकली था। कभी उसने फौज सिग्नेचर करके देश के कई ऐतिहासिक स्मारक बेच दिए, तो कभी फर्जी बैंक ड्राफ्ट, नकली रेलवे बुकिंग रिसीट और जाली जमीन के डॉक्यूमेंट्स के जरिए लाखों रुपए की काली कमाई की। वो कभी फाइनेंस मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट बनकर तो कभी कोई सरकारी अफसर बनकर लोगों को चूना लगा देता। वो इतना बड़ा चालबाज था कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन उसकी बातों में फंस जाते और पैसे का सूटकेस खुद उसके हवाले कर देते। उसकी ठगी की प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि व्यापारी हो, नेता हो, पुलिस वाला हो, कोई विदेशी हो या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, सब उसके झांसे में आकर अपने पैसे गवा बैठते। जब वो जेल के बाहर होता तो देश भर की पुलिस उसकी तलाश में पागल रहती और जब वो सलाखों के पीछे होता तो जेल का पूरा सिस्टम उसकी चालाकियों के आगे पानी भरता। कभी बीमारी का बहाना बनाकर तो कभी अफसरों को चकमा देकर वो बार बार जेल से ऐसे फरार हो जाता जैसे वो वहाँ छुट्टियां मनाने आया था। वो इतना शातिर था कि एक बार जेल से बैठे बैठे पुलिस कर्मियों से ही अपने खेतों की खुदाई करवा डाली थी ताकि उसकी पत्नी फसल बो सके। देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो ठग दोनों एक ही जगह से ताल्लुक रखते थे। दोनों ने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन एक देश का गौरव बने और दूसरा सदी का सबसे बड़ा ठग बन बैठा। उस ठग के फ्रॉड का अंदाज इतना अनोखा था कि उसके किरदार से इंस्पायर होकर अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की बंटी और बबली और इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल जैसी फिल्में बनी। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की पूरी कहानी, जिसने ताजमहल को 3 बार, लाल किले को 2 बार और भारत के राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को एक बार बेच डाला था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। मिथिलेश का जन्म साल 1912 में बिहार के सीवान जिला के जीरादेई के रुइया बंगरा गांव में हुआ था। उसके पिता रघुनाथ प्रसाद गांव के बड़े जमींदार और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं हुई और वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। लेकिन मिथिलेश का मन पढ़ाई में कम और फुटबॉल और शतरंज जैसे खेलों में ज्यादा लगता था। इसके अलावा वो बचपन से ही शातिर और चालाकी भरे कारनामे भी करता रहता था। जब वो थोड़ा यंग था तब एक दिन मिथिलेश के पड़ोसी सहाय ने उसे अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक भेज दिया। जब वो बैंक पहुंचा और पड़ोसी का ड्राफ्ट जमा करवाया तो उसने देखा कि बैंक कर्मचारी ड्राफ्ट को वेरीफाई करने के लिए उस पर किए साइन को मैच कर रहा था। ऐसे में उसके दिमाग में ये खुराफाती ख्याल आया कि अगर वो सहाय के सिग्नेचर को हूबहू बना ले तो वो उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। घर लौटते हुए उसने सहाय के सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश की और एक ही बार में उसके जैसा सेम टू सेम सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद मिथिलेश ने फर्जी सिग्नेचर करके अपने पड़ोसी के अकाउंट से कई बार में 1000 रुपए निकाल लिए। चूंकि ये आज से 80 से 90 साल पुरानी बात है, इसलिए उस समय की ये रकम आज के लाखों रुपए के बराबर थी। लेकिन मिथिलेश की ये चोरी तब पकड़ में आ गई जब एक दिन सहाय खुद बैंक पहुंचा और उसे पता चल गया कि उसके अकाउंट से किसी ने 1000 रुपए निकाल लिए हैं। उसे पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी और वो सीधा मिथिलेश के घर जा पहुंचा और उसके पिता से उसकी शिकायत कर दी। इस बात पर मिथिलेश के पिता ने उसे जमकर पीटा। इस बार पिता की पिटाई से वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपना घर छोड़ दिया और भागकर कलकत्ता चला गया। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ ना तो उसके कोई रिश्तेदार थे और ना ही उसके पास पैसे थे। ऐसे में कुछ ही दिनों के अंदर उसके भूखे रहने तक की नौबत आ गई। तभी उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वो कलकत्ता के एक नामी सेठ केशव राम के पास पहुंचा और उसने सेठ को यह यकीन दिला दिया कि वो एक क्वालिफाइड प्राइवेट ट्यूटर है और उसके दोनों बच्चों के लिए एक बेस्ट ट्यूटर साबित होगा। सेठ केशव राम उसकी बातों में आ गया और उसे 30 रुपए की मंथली सैलरी पर ट्यूटर रख लिया। एक अनजान शहर में रहने और खाने का इंतजाम हो जाने के बाद मिथिलेश ने अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। चूंकि वो उस समय तक 12th तक की पढ़ाई कर चुका था, इसलिए उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। एक दिन अर्जेंट कुछ बुक्स के लिए उसने सेठ से एडवांस पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर उसने सेठ के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसी स्कूल में टीचर की जॉब हासिल कर ली जहां सेठ के बच्चे पढ़ते थे। ये देखकर सेठ को बड़ा मलाल हुआ। उसने तुरंत उससे माफी मांगी और अपने बच्चों को हायर सैलरी पर पढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मिथिलेश ने एक
एक्सेप्ट कर लिया। वो मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उसने सेठ का इतना विश्वास जीत लिया कि सेठ उसकी हर बात पर भरोसा करने लगा। इसी का फायदा उठाकर मिथिलेश ने एक बड़ी ठगी की प्लानिंग शुरू की। उस सेठ का कपड़ों का बिजनेस था और उन दिनों वहां के बाजार में कपड़े की भारी कमी थी। मिथिलेश ने उसे झांसा देते हुए कहा कि उसका एक रिलेटिव बॉम्बे में बड़ा क्लोथ डीलर है और वो 200 बेल्स यानी करीब 40,000 किलो कपड़े 4.5 लाख रुपए में बेच रहा है। सेठ को यह सौदा फायदे का लगा, इसलिए उसने अपने एक एजेंट को सारे पैसे देकर मिथिलेश के साथ बॉम्बे भेज दिया। मिथिलेश किसी तरह उस एजेंट को डील पर साथ जाने से हटाना चाहता था। ऐसे में वो पूरे रास्ते उस एजेंट को बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और वहां की पुलिस की खतरनाक कहानियां सुनाता रहा। इन कहानियों से एजेंट इतना डर गया कि होटल पहुंचते ही उसने सारे पैसे मिथिलेश को दे दिए और कहा कि वो अकेला ही जाकर डील फाइनल कर ले। मिथिलेश का प्लान काम कर गया और वो एजेंट को होटल में ही छोड़कर बिना कोई डील किए सारे पैसे लेकर वहां से फरार हो गया और कुछ दिनों बाद पटना जा पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को 1 लाख रुपए दिए और उनसे कहा कि अब वो कलकत्ता की एक बड़ी कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। कुछ समय बाद वो फिर से कलकत्ता चला गया, लेकिन उसके आने की खबर सेठ को लग गई। दिसंबर 1937 में सेठ ने मिथिलेश से अपने पैसे निकालने के लिए कुछ गुंडे भेजे। पकड़े जाने पर मिथिलेश ने सेठ को झूठी कहानी सुना दी कि बॉम्बे में पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी, इसलिए उसे पैसा छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस बार सेठ उसकी बातों में नहीं आया और उसे 4 दिन के अंदर पैसे न लौटाने पर जान से मारने की धमकी दे दी। इस बार मिथिलेश ने बचने के लिए पुलिस का सहारा लिया और उसने कलकत्ता के बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन में सेठ के खिलाफ कंप्लेंट कर दी और उसकी काली कमाई की सारी जानकारी दे दी। इस तरह उसने सेठ से न सिर्फ बड़ी रकम ठगी बल्कि उल्टा उसे एक केस में भी फंसा दिया। इसके बाद उसका हौसला और बढ़ गया और वो इलाके की प्रोस्टिट्यूट्स को निशाना बनाने लगा। वो ग्राहक बनकर उनके पास जाता और उन्हें नकली शराब पिलाकर बेहोश कर देता और फिर उनके पैसे और ज्वेलरी लेकर 9-2-11 हो जाता। 1937 ही वो साल था जब मिथिलेश पहली बार कलकत्ता पुलिस की नजरों में आया, क्योंकि उसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर मेटकॉल्फ स्ट्रीट पर पड़े करीब 9 टन सरकारी लोहे को बेच दिया था। ऐसे में पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इस बार उसे 6 महीने की जेल काटनी पड़ी, लेकिन मिथिलेश पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने ठगी को ही अपनी जिंदगी का असली मकसद बना लिया था और जल्द ही उसे ठगी के इस काम में एक ऐसा नया नाम मिलने वाला था जो आगे चलकर ठगों के लिए एक मुहावरा बन गया। 1940s में क्लॉथ मार्केट में टेक्सटाइल गुड्स की भारी शॉर्टेज चल रही थी। मिथिलेश ने अपने गुजराती साथी नटवर लाल के साथ मिलकर इसी का फायदा उठाने की प्लानिंग बनाई। दोनों खुद को बॉम्बे के टेक्सटाइल कमिश्नर का परचेस ऑफिसर बताकर कपड़ा निर्माताओं से कांटेक्ट करते और उन्हें सस्ती कीमत पर ज्यादा से ज्यादा कॉटन दिलवाने का वादा करते। वो नकली रेलवे रिसीट दिखाकर उनसे कहते कि माल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्टेशन पर डिलीवर होगा और वो लोग वहीं से इसे कलेक्ट कर ले। कपड़े की कमी से परेशान कई मैन्युफैक्चरर्स दोनों के फेंके जाल में फंस जाते और एडवांस में बड़ी रकम दे देते। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर्स अपना माल लेने आजमगढ़ स्टेशन पहुंचते तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। हालांकि ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और एक दिन पुलिस ने छापा मारकर मिथिलेश को पकड़ लिया, लेकिन उसका गुजराती साथी नटवर लाल किसी तरह वहां से भाग निकला। इन सब में पुलिस कंफ्यूज हो गई और उन्हें लगा कि मिथिलेश ही नटवर लाल है और उसके ऊपर नटवर लाल के नाम से केस दर्ज कर दिया। यही से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव हमेशा के लिए नटवर लाल बन गया। जेल से निकलने के बाद मिथिलेश को लोग नटवर लाल के नाम से ही जानने लगे। इतनी कम उम्र में कई बार जेल जाने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। अब वो काफी कम पैसों में रेलवे वैगन्स बुक करके फर्जी रेलवे रिसीट्स बनाकर व्यापारियों को चूना लगाने लगा। एक बार उसने एक बिजनेसमैन को कंसाइनमेंट भी भेजा, लेकिन जब उसने उसे घर ले जाकर खोला तो उसमें उनके माल के बजाय ईंट और पत्थर निकले। इसके बाद नटवर लाल ने फॉर्ज्ड बैंक चेक्स के जरिए भी कई लोगों को लाखों का चूना लगाया। उसका तरीका काफी सिंपल था। वो जिस भी शहर में जाता वहां पहले किसी रेप्यूटेड बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता, फिर ज्वेलरी शॉप से कम दाम की चीजें जेन्युइन चेक से खरीदकर दुकानदारों का भरोसा जीत लेता। इस तरह जब वो अपना जाल बुन लेता उसके बाद वो अपने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेता और फिर कई ज्वेलरी शॉप से महंगे गहने खरीदकर उनका पेमेंट बाउंस होने वाले चेक से कर देता। जब दुकानदार चेक लेकर बैंक पहुंचते तब उन्हें पता चलता कि वो जिसका चेक लेकर आए हैं उसका बैंक अकाउंट खाली है। इस तरह जब तक उन्हें नटवर
नटवरलाल के फ्रॉड का पता लगता तब तक वो सारे गहने लेकर चंपत हो जाता। ऐसे कई लोगों को चूना लगाने के बाद नटवरलाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचा। यहाँ उसने खुद को बॉम्बे का बड़ा बिजनेसमैन लक्ष्मी नारायण बताकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उसने यहाँ एक शुगर कंपनी के मैनेजर एलन मित्तल से 82,000 की खांडसारी चीनी खरीदने की डील की और इसे बॉम्बे के एक एड्रेस पर भेजने को कहा। भरोसा जीतने के लिए उसने 4,000 रुपए एडवांस भी दिए, जिसके बाद मित्तल ने उसके बताए एड्रेस पर पूरा माल भेज दिया। लेकिन इसके बाद नटवरलाल मित्तल के बाकी पैसे दिए बिना ही बॉम्बे भाग गया और सारी चीनी बॉम्बे शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहन गुरनानी को बेच दी, जिससे उसे 60,000 रुपए मिले। इस तरह नटवरलाल को पूरे सौदे में कुल 56,000 रुपए का फायदा हो गया और नटवरलाल इस ठगी को अंजाम देकर हमेशा की तरह किसी दूसरे शिकार की फिराक में किसी दूसरे शहर जा पहुंचा। इस बार उसने अपना अड्डा दिल्ली को बनाया। वो दिल्ली के राजा ज्वेलर्स गया और वहां खुद को तत्कालीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह का पर्सनल असिस्टेंट बताकर उनके बेटे की शादी के नाम पर कई एक्सपेंसिव गहने खरीद लिए। यहाँ उसने पेमेंट के नाम पर नया दाव खेला। पेमेंट के लिए उसने दुकान मालिक से कहा कि वो अपना आदमी उसके साथ नॉर्थ ब्लॉक भेज दे। जब दुकान का एक आदमी उसके साथ नॉर्थ ब्लॉक पहुंचा तो उसने खुद अंदर जाकर सरकारी अफसर होने की एक्टिंग की ताकि बाहर खड़े उस आदमी को उसके पर्सनल असिस्टेंट होने पर कोई शक ना हो। इसके बाद वो बाहर आया और 82,000 का फौज ड्राफ्ट उसको थमा दिया और वहां से वो ज्वेलरी लेकर गायब हो गया। कुछ टाइम बाद उसने यही ट्रिक कनॉट प्लेस की एक बड़ी घड़ी की दुकान में भी दोहराई। इस बार उसने खुद को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी का पर्सनल असिस्टेंट डीएन तिवारी बताते हुए कहा कि कांग्रेस की एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग होने वाली है और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को एक एक घड़ी गिफ्ट दी जाएगी, इसलिए उसे सबसे महंगी घड़ियां दिखाई जाए। नटवरलाल ने यहाँ 93 सबसे महंगी घड़ियां पसंद की और उन्हें पैक करवाकर दुकानदार से कहा कि पेमेंट नॉर्थ ब्लॉक में होगा। ऐसे में पेमेंट के लिए दुकानदार ने अपने एक आदमी को उसके साथ नॉर्थ ब्लॉक भेज दिया। वहां नटवरलाल ने उसको करीब 33,000 रुपए का एक फर्जी बैंक ड्राफ्ट थमा दिया। 2 दिन बाद जब दुकान का मालिक उस ड्राफ्ट को कैश करवाने बैंक पहुंचा तो ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि बैंक ड्राफ्ट फर्जी है। नटवरलाल का दिमाग इतना तेज था कि वो एक ही ट्रिक को थोड़े बहुत ट्विस्ट देकर अलग अलग शहरों में आजमाता और हर बार दुकानदारों को चूना लगा देता। जहां वाराणसी में उसने डिस्ट्रिक्ट जज अंबिका पांडे बनकर करीब 25,000 की घड़ियां चुराई, तो वही शाहजहांपुर के एक वॉच डीलर से 48 घड़ियां लेकर फरार हो गया। कानपुर के सदर बाजार में उसने अपने रुतबे से दुकानदार को ऐसा इम्प्रेस किया कि उसने उसे अपनी एक 83 घड़ियां वाली वीआईपी सूटकेस ही सौंप दी। लेकिन आखिर कब तक एक ही ट्रिक उसके काम आती। अगले महीने जब वो इसी तरह की कहानी लेकर गोरखपुर के एक और वॉच डीलर के पास पहुंचा तो दुकानदार ने तुरंत चाल भांप ली। उसने उल्टा नटवरलाल को अपनी बातों में उलझाया और फौरन पुलिस बुलाकर उसको अरेस्ट करवा दिया। लेकिन हमेशा की तरह वो कुछ ही समय बाद जेल से भाग निकला। कहा जाता है कि नटवरलाल के शिकार सिर्फ छोटे दुकानदार ही नहीं थे, बल्कि उसने अपने हुनर से टाटा, बिरला और अंबानी तक को ठगा था। वो कभी जरूरतमंद तो कभी समाज सेवी बनकर उनके पास पहुंचता और बड़े बड़े डिमांड ड्राफ्ट्स और चेक्स लेकर फरार हो जाता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब उसने फौज डॉक्यूमेंट्स के जरिए ताजमहल को 3 बार, रेड फोर्ट को 2 बार और पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन को एक बार बेच डाला। जिस दिन उसने पार्लियामेंट को बेचा उस दिन वहां सेशन चल रहा था और वहां देश के सैकड़ों सांसद मौजूद थे। ये सुनने में भले ही अजीब लगता है कि आखिर एक आम सा दिखने वाला शख्स इन मॉन्यूमेंट्स को कैसे बेच सकता है और इन्हें खरीदने वाले कौन होते होंगे। लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो आज उसे दुनिया के सबसे बड़े ठग का तमगा हासिल ना होता। होता कुछ यूं था कि नटवरलाल सूट बूट पहनकर ऐसे फॉरेनर्स की तलाश करता जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। वो उनके सामने खुद को भारत के ऐसे सरकारी अफसर के रूप में पेश करता जिसके पास इन मॉन्यूमेंट्स को बेचने की अथॉरिटी है। वो उन्हें ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाता जिनमें इन इमारतों से जुड़ी हर बारीक से बारीक डिटेल्स लिखी होती। चूंकि नटवरलाल बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था इसलिए उसके एक्सेंट, उसके पहनावे और कॉन्फिडेंस से फॉरेनर्स इतने कन्विंस हो जाते कि वो उसकी बातों पर यकीन कर लाखों रुपए देकर इन मॉन्यूमेंट्स को खरीद लेते थे। इसी तरह उसने लैंड एग्रीमेंट जैसे कुछ कागजात पर उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हूबहू दिखने वाले नकली सिग्नेचर करके पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस को भी बेच डाला था। जब वो फॉरेन बायर्स अपने मालिकाना हक जताने मॉन्यूमेंट्स पहुंचते तब उन्हें अपने साथ ठगी होने का पता चलता, लेकिन तब तक नटवरलाल पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुका होता।
नटवर लाल हर जगह अपने आप को अलग अलग नामों से इंट्रोड्यूस करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके कुल 52 अलग अलग नाम थे। वो लोगों से ठगी करने के दौरान अपने एड्रेस के नाम पर देश के राष्ट्रपति से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री के घर का एड्रेस दे दिया करता था। एक बार जब पुलिस उसके दिए एड्रेस पर रेड करने पहुंची तो पता चला कि वो एड्रेस असल में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का था। चूंकि उसके काले कारनामों की संख्या काफी थी, इसलिए देश के कई राज्यों में उसके ऊपर ठगी, चोरी और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज थे। वो गोरखपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना जैसे दर्जनों शहरों में अरेस्ट भी हुआ और उसे अलग अलग शहरों में जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन एक आध मामले को छोड़कर हर बार वो जेल से भाग निकला। एक बार कोर्ट में पेशी के बाद जब उसे पटना पुलिस वापस जेल ले जा रही थी तो उसने उन्हें एक इमोशनल स्टोरी सुनाई और रास्ते में अपनी पत्नी से मिलने का बहाना बनाकर एक घर में घुस गया। अंदर घुसते ही वो किसी दूसरे रास्ते से फरार हो गया और पटना पुलिस बाहर उस घर के दरवाजे पर उसका इंतजार ही करती रह गई। नटवर लाल केवल ठगी में ही नहीं बल्कि जेल से भागने में भी मास्टर था। वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके 8 बार जेल से फरार हुआ था। मार्च 1956 में जब वो मेरठ में अरेस्ट हुआ तब उसके ऊपर 35 केस चल रहे थे। 10 महीने बाद उसे मेरठ से लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया गया। जल्दी ही उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यहाँ के जेलर का विश्वास जीत लिया। एक दिन उसने जेलर से कहा कि वो अगर उसकी भागने में मदद करे तो वो उसे हैंड टू हैंड 5 लाख रुपए कैश देगा। जेलर इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद नटवर लाल के आदमी एक बॉक्स लेकर जेल पहुंचे, जिसे जब जेलर को खोलकर दिखाया गया तो उसने देखा कि उसमें नोटों की गड्डियां लाइन से लगी हुई थी। लालच में आकर जेलर ने नटवर लाल के बैरक में पुलिस सुपरिटेंडेंट की वर्दी भिजवा दी। इसके बाद नटवर लाल उस वर्दी को पहनकर मूंछों को ताव देता हुआ बड़े इत्मीनान से टहलते हुए जेल से बाहर आ गया और जेल के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही एक कार में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गया। बाद में जब जेलर ने नोटों की गड्डियों से भरे उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें केवल ऊपर की कुछ परतें असली नोटों की थी, जबकि नीचे केवल कागज की कतरनें थी। इस बात पर जेलर गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन अब उसके पास अपने दांत पीसने के अलावा कोई चारा नहीं था। साल 1996 में नटवर लाल ने एक और फेमस एस्केप को अंजाम दिया। उन दिनों वो कानपुर जेल में बंद था और उसकी उम्र 84 साल हो चुकी थी। पैरों में सीरियस प्रॉब्लम की वजह से वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाता था। जब भी उसे कहीं ले जाना होता पुलिस वाले उसे व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाते। इस दौरान वो कुछ और बीमारियों से भी जूझ रहा था। कानपुर जेल अथॉरिटीज ने कई बार उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन उसकी हेल्थ में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इसके बाद नटवर लाल ने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर गुजारिश की कि वो अपने पैरों का इलाज दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल में करवाना चाहता है। जेल प्रशासन ने इजाजत दे दी और 2 पुलिसकर्मी उसे ट्रेन से लेकर न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। चूंकि वो चल फिर नहीं सकता था, इसलिए पुलिस वाले उसे ट्रेन से उतारकर व्हील चेयर पर बैठाकर स्टेशन के एग्जिट गेट तक लेकर आए। इसके बाद एक पुलिस वाला व्हील चेयर वापस जमा करने चला गया और दूसरा नटवर लाल के पास खड़ा रहा। मौका देखकर नटवर लाल ने उस पुलिस वाले से कहा कि मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, प्लीज एक कप चाय पिला दो। पहले तो पुलिस वाले ने मना किया, लेकिन बार बार कहने पर वो ये सोचकर चाय लाने चला गया कि ये तो चल फिर भी नहीं सकता। लेकिन जब वो चाय लेकर लौटा तो उसके होश उड़ गए। नटवर लाल वहां से गायब हो चुका था। चारों तरफ उसकी खूब खोजबीन की गई, लेकिन नटवर लाल का कोई सुराग नहीं मिला। दोनों पुलिस वाले हैरान थे कि जो शख्स कुछ मिनट पहले तक व्हील चेयर से हिल तक नहीं पा रहा था वो अचानक गायब कैसे हो गया। नटवर लाल ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों फ्रॉड्स किए थे और उसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। इनमें से सिर्फ 9 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें उसे 113 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन असल में नटवर लाल अपने चालाक दिमाग की वजह से केवल 20 साल ही जेल में रहा। फ्रॉड करने और जेल से एस्केप करने के अलावा नटवर लाल अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी काफी मशहूर था। एक बार कानपुर की एक अदालत में जब उसकी पेशी हुई तो जज ने उससे पूछा, तुम इतनी सफाई से ठगी कैसे कर लेते हो? नटवर लाल बोला, जज साहब क्या आपके पास 1 रुपया है? जज साहब ने हैरान होकर पूछा, क्यों? नटवर लाल ने कहा, आप दीजिए तो सही, फिर सब बताऊंगा। जज साहब ने क्यूरियोसिटी में उसे 1 रुपया दे दिया। इसके बाद नटवर लाल ने वो रुपया अपनी जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, बस जज साहब, मैं हर ठगी कुछ ऐसे ही किया करता हूँ। मैं तो बस लोगों से चीजें मांगता हूँ और लोग खुद ब खुद मुझे दे देते हैं। उसकी बात सुनकर कोर्ट रूम में सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और जज साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। इसी तरह एक बार जब वो वाराणसी की जेल में बंद था तो इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने उसका 2 घंटे का एक इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने नटवर लाल से पूछा, आप इस बार कैसे पकड़े गए? नटवर लाल ने कहा, इस बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन शायद भगवान की
मर्जी कुछ और थी। आगे जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप भगवान में विश्वास करते हैं, नटवरलाल बोला, हाँ, जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो भगवान को याद करता हूँ और भगवान खुद मेरे सामने प्रकट होकर मेरी मदद करते हैं। आगे रिपोर्टर ने पूछा, आप हर बार जेल से कैसे भाग जाते हैं? इस बार नटवरलाल बोला, मैं कभी जेल से भागता नहीं हूँ, बल्कि पुलिस वाले खुद मेरे लिए गेट खोल देते हैं और कहते हैं आप यहाँ से चले जाइए। आगे रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपने अपने ऊपर बनी अमिताभ बच्चन की फिल्म मिस्टर नटवरलाल देखी है? इस बार नटवरलाल को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, जब फिल्म का असली हीरो मैं ही हूँ तो अपनी ही कहानी क्यों देखने जाऊं? लेकिन हाँ, मैं इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर डेफेमेशन का केस जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने इसे बनाने से पहले मेरी परमिशन नहीं ली। नटवरलाल एक बार लखनऊ की सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी पत्नी उसे हर महीने एक चिट्ठी लिखा करती, जिसमें वो अपने खेतों में जुताई के लिए पैसे न होने की समस्या बताती, लेकिन नटवरलाल किसी भी खत का जवाब नहीं देता था। जेल के नियमों के अनुसार जब भी नटवरलाल की पत्नी की चिट्ठी आती तो पहले जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसे पढ़ता था, फिर नटवरलाल को देता था। ये सिलसिला 7-8 महीनों तक चला और नटवरलाल की पत्नी उसे 7-8 खत लिख चुकी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जेलर को यह बात बड़ी अजीब लगी और अगली बार जब नटवरलाल की पत्नी की चिट्ठी आई तो जेलर खुद उसे चिट्ठी देने पहुंचा और नटवरलाल से पूछा, तुम्हारी पत्नी खेत ना जोत पाने की समस्या बार बार लिख रही है, लेकिन तुम कभी जवाब क्यों नहीं देते? नटवरलाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हैं तो इस बार जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद नटवरलाल ने पत्नी के लिए एक खत लिख दिया, लेकिन जब जेलर ने वो खत पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसमें नटवरलाल ने अपनी पत्नी को लिखा था, तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी ही जेल से बाहर आ जाऊंगा। अगर पैसों की जरूरत हो तो खेत में सोने चांदी के कुछ गहने और पैसों से भरा एक बक्सा मैंने गाड़ दिया है, उसे निकाल लेना और उससे अपना खर्चा चला लेना। इतना पढ़ते ही जेल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गया, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही लूट और ठगी के सैकड़ों आरोप थे। इसलिए पुलिस को भी लगा कि हो सकता है उसने अपनी ठगी का सारा पैसा जमीन में गाड़ कर रखा हो। जल्दी ही पुलिस नटवरलाल के गांव पहुंची और उसके बताए खेत की खुदाई शुरू कर दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद थक हार कर पुलिस वापस लौट गई। कुछ महीने बाद नटवरलाल की पत्नी का एक और लेटर जेल पहुंचा, जिसमें उसने लिखा था, मेरे खेतों की इतनी अच्छी जुताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेलर साहब, इस बार की फसल तो बहुत ही कमाल की हुई है। भले ही नटवरलाल दुनिया की नजरों में एक ठग था, लेकिन उसके गांव के लोग उसे एक बहुत ही समझदार, इज्जतदार और मददगार इंसान मानते थे। अपने गांव के लोगों के लिए नटवरलाल कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक रॉबिन हुड टाइप इंसान था, जो अमीर लोगों से पैसा लूटकर गरीबों की मदद करता था। गांव वाले उसकी इतनी इज्जत करते थे कि जब एक रिपोर्टर उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने उसके गांव पहुंचा तो एक आदमी ने उससे कहा, भाई साहब, उनका नाम इज्जत से लीजिए और उन्हें नटवरलाल नहीं मिस्टर नटवरलाल कहिए। नटवरलाल के गांव वालों के अनुसार वो आखिरी बार 3 गाड़ियों के साथ गांव आया था। तब उसने एक बड़ा टेंट लगवाकर पूरे गांव वालों के लिए भंडारा करवाया था और लौटते वक्त हर व्यक्ति को 100-100 रुपए भी दिए थे। उस दौर में 100 रुपए भी बड़ी रकम होती थी। इसके बाद नटवरलाल कभी अपने गांव वापस नहीं आया और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागने के बाद पुलिस के हाथ भी नहीं आ सका। इसके बाद उसके नाम को लेकर सुर्खियां तब बनी जब साल 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी कि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल की डेथ हो गई है, इसलिए उसके सभी केस बंद कर दिए जाए। लेकिन जब कोर्ट ने इसकी जांच शुरू की और वेरिफिकेशन के लिए उसके भाई गंगा प्रसाद को बुलाया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया, आप किस नटवरलाल की बात कर रहे हैं? हमारा नटवरलाल तो 1996 में ही मर गया था। जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागकर रांची पहुंचा था तब वही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी और हमने वही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। हालांकि जांच के लिए कुछ सरकारी लोगों ने रांची जाकर इसकी भी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत की बात तब भी कंफर्म नहीं हो सकी। इस तरह नटवरलाल की मौत की तारीख और वजह दोनों आज तक एक राज ही है। एक तरह से देखा जाए तो नटवरलाल ने अपनी मौत को भी ठग लिया था। शायद इसलिए आज भी जब कोई बड़ी ठगी होती है तो लोग ठगने वाले को नटवरलाल कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उसका नाम अब ठग का एक पर्यायवाची बन गया है। इसके बाद कितने ठग आए और चले गए, लेकिन ठगी की दुनिया का बादशाह सिर्फ एक ही था और वो था नटवरलाल। नटवरलाल का दिमाग बहुत तेज था, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इलीगल कामों में किया। अगर वो अपनी समझदारी सही दिशा में यूज करता तो वो देश के काफी काम आ सकता था। वो भले ही लोगों को लूटने के लिए कोई वायलेंस नहीं करता था, उन्हें डराता या धमकाता नहीं था, लेकिन सच तब भी वही रहेगा कि वो एक चोर था। चोरों की जिंदगी या तो सलाखों के पीछे कटती है या फिर पकड़े जाने के डर के साए में। हाल के सालों में सुकेश चंद्रशेखर नाम का एक और फ्रॉडस्टर सुर्खियों में आया है, जो तिहाड़ की जेल में कई सालों से बंद है। वो इतना शातिर है कि उसने तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल में रहते हुए केवल एक फोन से
सैकड़ों करोड़ के फ्रॉड कर डाले। इतना ही नहीं, उसने जेल से ही सारा अली खान, जानवी कपूर और नोरा फतेही से लेकर जैकलीन फर्नांडिस तक को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। सुकेश की